ये देश जिसका पूरे यूरेशिया में साम्राज्य था, चक्रवर्ती साम्राज्य था, पूरी दुनिया में भारत जैसा कोई नहीं था। 18वीं शताब्दी तक भी भारत विश्व की आर्थिक और राजनीतिक महाशक्ति रहा। उस देश के ऊपर कुछ विदेशी ताकतें और कुछ षड्यंत्रकारी लोग मिलकर के साजिशें रचते हैं और इस देश को तोड़ने के लिए, इस देश को और छोटा करने के लिए घिनौने हरकतें करते हैं। उनको हम कामयाब नहीं होने देंगे। इस देश के ऊपर किसी महानायक को होना चाहिए। जैसे देखो, वर्तमान जो देश की परिस्थितियां हैं, इसमें मोदी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस देश के नायक होने का, सत्ता के अधिष्ठान के शीर्ष पर बैठने का सामर्थ्य रखते हैं। उन्होंने 10 वर्ष से ज्यादा गुजरात में गुड गवर्नेंस देकर के एक अच्छे प्रशासक की भूमिका में आकर के यह जता दिया है और पूरी दुनिया को बता दिया है कि कोई व्यक्ति यदि प्रामाणिकता से आगे बढ़ता है तो क्या नहीं कर सकता है। गुजरात में एक दंगा नहीं होने दिया और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से लेकर के सर्विसेज से लेकर के हर क्षेत्र में गुजरात को उन्होंने शिखर पर पहुंचाया। और आज मैं नहीं, पूरे देश के लोग जहां भी जाओ वहां से एक आवाज देते हैं, मोदी लाओ देश बचाओ। और हमने भी इस बात को कह दिया है कि मोदी नहीं तो बीजेपी का समर्थन भी नहीं। मोदी क्योंकि हमारे मुद्दों पर, चाहे वो काला धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन का मुद्दा है, चाहे महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक सामाजिक गैर बराबरी का मुद्दा है, राष्ट्र की सुरक्षा का मुद्दा है, उन सब मुद्दों पर मोदी क्योंकि सहमत है, इसलिए हमने मोदी का मुद्दों के आधार पर समर्थन किया है। और यदि शीघ्र ही बीजेपी उनको प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित नहीं करती है तो हम अपने निर्णय के ऊपर भी पुनर्विचार करेंगे और देश के लिए जो अपना कर्तव्य है उसको किसी भी कीमत पर प्रामाणिकता के साथ निभाएंगे। मोदी आता है तो रुपए का अवमूल्यन वो अब नहीं होगा, वापस डॉलर के मुकाबले रुपए खड़ा होगा। इस देश में से महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी का सफाया होगा, किसानों को न्याय मिलेगा, क्योंकि इन सब मुद्दों पर हमने बात की है। 6 वेतन आयोग बन गए, राष्ट्रीय किसान आयोग क्यों नहीं बना? आदरणीय मोदी जी से हमने बात की इस संदर्भ में, उन्होंने इस मुद्दे पर सहमति जताई कि किसानों के लिए भी राष्ट्रीय किसान आय आयोग बनना चाहिए और उनकी फसलों का लागत मात्र मूल्य ही नहीं, लाभकारी उनको मूल्य मिलना चाहिए। इस देश में डीजल, गैस, पेट्रोल के मूल्यों में आग लगी हुई है। देश के व्यक्ति मेहनत करके 16-16, 18-18 घंटा वर्क करके जो पैसा जुटाते हैं वो सारा का सारा गवर्नमेंट छीन लेती है टैक्स लगा करके। मैं तो कहता हूं इस देश में से महंगाई को खत्म करना है तो गैस, डीजल, पेट्रोल आधे दाम पर मिलने चाहिए। उनके ऊपर लगभग औसत 50% टैक्स लिया जाता है, तो इससे आधी महंगाई तो ऐसे ही घट जाएगी। और क्या सरकार को अधिकार है कि देश के नागरिकों के पास पैसा न रहने दिया जाए, उनको गरीबी बनाया जाए? लेकिन सरकार की जो नीतियां हैं उसके कारण से देश में गरीबी है, उसके कारण से देश में महंगाई और बेरोजगारी है। इस देश का लाखों करोड़ रुपए का माल जो अंग्रेज ले जाया करते थे जहाजों में भर भर के, वो आज भी हजारों लाखों करोड़ों का माल विदेश में जा रहा है। कच्चा लोहा जाता, तैयार स्टील 10 गुना मूल्य में हमारे देश में वापस बिक जाता है। हमारे देश का कोयला जो है 195 खदानें, जिनमें 50 बिलियन टन कोयला, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में 400 लाख रुपए कीमत होती है, 400 लाख रुपए का घोटाला ही नहीं करता, उस घोटालों की फाइल भी गायब कर देता है। उसको ईमानदार कहेंगे? तो फिर बेईमान कौन होता? और उसकी सुरक्षा में फूड सिक्योरिटी बिल लेकर के आके खड़ी हो जाती हैं। इस देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं का और लोकतांत्रिक परंपरा का कोई महत्व नहीं है। वैसे मैं स्वदेशी का पक्षधर हूं और स्वदेशी अर्थव्यवस्था होती और ईमानदारी से देश का शासन चलाते, काला धन के ऊपर अंकुश लगाते, जो पहले करीब 100 से 150 लाख करोड़ रुपए जो देश के बाहर गया, जो काले धन का मात्र 10% है, और करीब 900 लाख करोड़ रुपए यहीं पर देश में इलीगल गोल्ड और लैंड आदि से लेकर के माइनिंग आदि में लगा हुआ है, वो ना लूटने देते तो देश की यह हालात ना होती। आज भी करीब 10 लाख करोड़ रुपए की लूट होती है, 3 से 5 लाख करोड़ रुपए के घोटाले, 3 से 5 लाख करोड़ रुपए टैक्स की चोरी और फिर तमाम तरह के और भ्रष्टाचार आदि।
तो ये देश गरीब नहीं है। हमें इस देश में जो अपरिमित सामर्थ्य है, जल जंगल जमीन जड़ी बूटी भू संपदा मानव संपदा और बौद्धिक प्रतिभा का जितना सामर्थ्य भारत में उतना पूरी दुनिया के किसी देश में नहीं है। इसको एक षड्यंत्र के तहत गरीब बनाया हुआ जिससे कि मोहताज रहे लोग सत्ता के। तो ये पूरा षड्यंत्र का पर्दाफाश हम करेंगे। 8 तारीख से ये सांकेतिक रूप से अब जंतर मंत्र पर रैली होगी, फिर बड़ी रैली रामलीला मैदान में होगी और पूरे देश में हर दिन 1-1, 2-2, 3-3 लाख लोगों की हम सभाएं करेंगे और देश को जगाएंगे। मैंने आदरणीय आशाराम बापू जी को कभी डिफेंड नहीं किया। देखिए, मैंने इस बारे में एक ही बात कही है शुरू से। आशाराम जी के ऊपर कोर्ट में केस प्रारंभ हो चुका है, उस पर कानूनी जांच चल रही है। कानून हिंदुस्तान का साधु संतों और आम नागरिकों के लिए अलग नहीं है, इसलिए जो भी कानून की दृष्टि से सजा बनती है, आरोप सिद्ध होने पर वो सजा साधु संत फकीर हो या आम नागरिकों, सबको बराबर मिलनी चाहिए। भारत की संत परंपरा का नेतृत्व वो लोग करते हैं जिनके जीवन में साधुता है, साधना है और साथ में देश धर्म और संस्कृति की परंपरा का निर्वहन करने के लिए जो प्रामाणिकता से काम कर रहे हैं, वो इस भारत की संत परंपरा का, भारत की ऋषि मुनियों की परंपरा के प्रतिनिधि हैं। और ऐसे 1-2 नहीं, ऐसे सैकड़ों हजारों आज भी संत हैं। इसलिए एक व्यक्ति एक पक्ष है और हमारी गौरवशाली साधु संत ऋषि मुनियों की, महात्माओं की परंपरा और उनकी पुण्याई, ये एक बहुत बड़ा धवल पक्ष है। आदरणीय मोदी जी ने कहा, सपने देखने वाले बर्बाद हो जाते हैं, कुछ सपने ही मत देखो, करने में भरोसा करो। तो मोदी कर रहा है और यदि उसको प्रधानमंत्री देश का बनने का सौभाग्य मिलेगा तो देश में भी कुछ बड़ा काम करेगा। वो करने के सपने देखता है, खाली सोचता नहीं है। देखिए, आदरणीय बापू जी को जैसे हम पर कभी भी आरोप लगे तो हमने उसी दिन मीडिया के सामने आकर के, चाहे हमारी औषधियों में हड्डियां मिलाने का आरोप लगाया हो या हमारे दान के पैसे को इनकम बता करके उस पर टैक्स लगाया हो या सीबीआई से लेकर के ईडी से लेकर के तमाम सरकारी आक्रमण हम पर हुए हो, कभी भी हम पीछे नहीं रहे। हमने सामने आकर के हर चीज को फेस किया और गंभीरता के साथ, शालीनता के साथ, प्रामाणिकता के साथ हमने मीडिया को फेस किया। यदि पहले ही दिन से आदरणीय बापू जी ऐसा करते तो शायद स्थितियां कुछ और होती। उस बेटी की जो एफआईआर की कॉपी है वो भी मेरे पास में है और जो उस बेटी ने एफआईआर में लिखा है, जांच के बाद यदि सच पाया जाता है तो बहुत शर्मिंदगी वाली बात होगी। और इस बारे में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, मैं क्यों नहीं ज्यादा बोल रहा हूं, मैं ऐसा मानता हूं, चाहे कोई आम नागरिक हो, चाहे सत्ता के शिखर पर बैठा कोई व्यक्ति हो, चाहे वो धर्मगुरु हो, मुझे लगता है हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। इतना सब्र मैं खुद कर रहा और कानून को अपना काम करने देना चाहिए। ये एक न्यायपूर्ण दृष्टिकोण मुझे लगता है। देखिए, गृहस्थ संत भी हमारे यहां रहे हैं, आज भी हैं। महात्मा गांधी जो इस देश में सबसे बड़े संत कहे जाते हैं, क्या वो गृहस्थ नहीं थे? आदरणीय पूज्य श्रद्धेय मुरारी बापू जी जो इस देश में करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र हैं, वो गृहस्थ संत हैं। तो हमारे यहां पर दोनों ही परंपराएं रही हैं। गृहस्थ संतों की भी परंपरा रही है और ब्रह्मचार्य से संन्यास लेकर के और फिर ये दूसरी परंपरा रही है। इसलिए ये जो बातें हैं, मैं जरूर इस बात को कहना चाहूंगा कि यदि हो सके, मेरी कोई ये जो है आग्रह नहीं है मेरा, चैनल वालों को भी मेरी एक सलाह है कि आप लोग चैनल पे जब डिबेट में किसी धर्म गुरु या आध्यात्मिक गुरु को सम्मिलित करते हैं तो जो है, इसके लिए मैंने कहा ना, अलग अलग अथॉरिटीज हैं हमारे साधुओं की और अलग अलग परंपराओं में है। तो जिस परंपरा के साधु पर कोई लांछन लगता है, उसी परंपरा के लोगों को प्रामाणिकता के साथ में डिबेट में बैठाया जाए तो मुझे लगता है बहसें भी ठीक दिशा में चलेंगी। मैं इस बारे में ज्यादा इसलिए नहीं बोलना चाहता, कानून को अपना काम करने दें, थोड़ा सा सब्र करें तो चीजें साफ हो जाएंगी। जब कोई नेता तमाशा करता है
तो हम थोड़ा सब्र करते हैं, और यदि कहीं दूसरी जगह बात आती है तो थोड़ा सब्र करना चाहिए। यदि वो गलत हैं तो मैंने कहा उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और यदि अभी जांच जब तक पूरी नहीं होती है तब तक थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। मैं तो इतना ही कहूंगा। हम किसी को ना कोई डिफेंड कर रहे हैं, ना किसी पर अटैक कर रहे हैं। आजादी की प्राप्ति से लेकर के आज तक देश की दुर्दशा की है और इसको दरिद्रता में धकेल दिया, वो बात करेंगे। आप सोचिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वार क्रिमिनल माना, ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट में साइन कर दिया और 1971 में अनुमोदन किया। चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह कोई शहीद तक नहीं मानते। कितने कृतज्ञ हैं। कोई भी राष्ट्र अपने बलिदानी महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता, गौरव और सम्मान का भाव रखता है। ये शहीदों का अपमान करने वाली पार्टी है। इसकी देश में कोई निष्ठा नहीं है। आज लाखों करोड़ रुपए देश का लूट रहा है और पूरा देश दरिद्र हो रहा है, और ये मौज कर रहे हैं बैठे हुए। तो यदि इनके पापों को पूरी तरह से जो है उसका आकलन किया जाए, मूल्यांकन किया जाए और इनकी गुनाहों की इनको सजा दी जाए, तो ये भी फिर कोठरियों में नहीं, जेल की कोठरी में मिलेंगे। नेताओं के कारनामे आप सब ने दिखाए हैं। एक तो कारनामे हैं, दूसरे कारों वाले कारनामे हैं। एक एक नेता के काफिले में 25-25 और 50-50 वो गाड़ियां जो एक एक किलोमीटर में 2-2 लीटर पेट्रोल खाती नहीं है, पीती है, उन गाड़ियों में चलते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। उनकी हिफाजत माना जरूरी है, इसलिए उनके लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी हो, लेकिन कम से कम इस देश में रहते हो, बाबा की तरह हिंदुस्तानी गाड़ी में चलो। ये करोड़ करोड़ की, 2-2 करोड़ की गाड़ियां, अरे, और गाड़ी विदेशी, बीमार हो जाए तो इलाज भी विदेशी, बच्चे भी पढ़ने के लिए जाएं तो विदेश में। तो क्या हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी शिक्षा और चिकित्सा में इनका विश्वास नहीं है? और यदि हिंदुस्तान की सब चीजें घटिया हैं और हिंदुस्तान की शिक्षा और चिकित्सा घटिया है, तो क्या इस देश के लोगों को ये घटिया मानते और अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, जो अपने आप हर काम में विदेशी को ऊपर रखते हैं और स्वदेश को अपने पैरों की तरह रौंदते रहते हैं? गाड़ी स्वदेशी में ही चलो, स्कॉर्पियो में चल लो, सफारी में चल लो भैया, लेकिन अरे वो 1 लीटर में मात्र 2 किलोमीटर भी नहीं चलती है। 1-1 किलोमीटर में 1-1 लीटर गाड़ी जो है वो पेट्रोल खा जाती। मोदी तो स्कॉर्पियो में चलता है, स्वदेशी में चलता है। हम स्वदेशी को जीते हैं। गाड़ी घड़ी कोई विदेशी प्रयोग नहीं करते, सन्यासी हैं, इसलिए गाड़ी घड़ी सब वस्तुओं से लेकर के बहू का हमारे यहां प्रश्न है ही नहीं। रामलीला मैदान में 4-5 लाख लोगों की बड़ी रैली होगी और वो निर्णायक होगी। उसमें थोड़ा सा इंतजार कीजिए, वो लोकसभा चुनाव के पहले हो जाएगी।